Hello, Namaste, welcome or welcome back to the amazing platform of Physics Sala. I am your very own Samapti ma'am, and today we are going to start with the lecture number 2 of human reproduction. आई होप कि आप सबने पहला लेक्चर पढ़ा है, क्योंकि पहले लेक्चर में ज्यादा कुछ कवर नहीं किया था. पहला लेक्चर सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी जस्ट स्टार्टेड, और हमने एक डायग्राम बनाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. बेटा एक डायग्राम, एक दो पॉइंट्स पिछले लेक्चर में छूट गए थे. व्हेन आई चेक दी नोट्स, वो एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपको नोट करना है. एक ही पॉइंट है जो छूटा था, और एक डायग्राम जो एनसीईआरटी में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक डायग्राम हमने बनाया था, उसके नीचे एक और डायग्राम एनसीईआरटी में फ्रंट सेक्शन जो वर्टिकल सेक्शन दिखाया हुआ है, वो सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो मैं आज आपको बताऊंगी. क्योंकि आज एनसीईआरटी वाला डायग्राम दिखाऊंगी, उसे बनाना नहीं है, क्योंकि आज जब मैं आपसे बेटा डिस्कस करूंगी एक टॉपिक विच इज मेल एसेसरी ग्लैंड्स. तो एसेसरी ग्लैंड्स कितने नंबर में होते हैं, पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, तो वो उस डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखेगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉट दैट डायग्राम फॉर यू गाइज. तो पिछली क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था आई थिंक ओनली अबाउट टेस्टिस एंड टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेटा एक पॉइंट आपको ऐड करना है, जो आपने एक डायग्राम बनाया है. देखो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंटिन्यूएशन करेंगे, और आज हम गैमीटोजेनेसिस जो मेल्स में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस वो डिस्कस करेंगे. स्पर्म का स्ट्रक्चर, टाइम रहा तो स्पर्म का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, सीमन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, तो एक चीज मैं आपको जो बोल रही थी, जो पिछले डायग्राम में आपको एक ऐड करना है बेटा. चलो इससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा कि क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. हमने इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन बनाया था ना बेटा, और आज आपको वो वाला चीज भी क्लियर होगा जो चीज हमने आपको बोली थी कि एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है और वो डायग्राम थोड़ा सा गलत सा बनाया हुआ है. ठीक है, तो वो डायग्राम भी आज मैं बताऊंगी कि उसमें क्या गलती दी हुई है, लेकिन उन्होंने उसके पास में जो थ्योरी लिखी हुई है, वो थ्योरी जो लिखी हुई है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी. बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा मैं पिछली क्लास में क्या बोल रही थी. ठीक है, तो हमने ऐसे बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन बनाया था, राइट. सभी अपने बच्चे, सभी अपने बच्चों को मत देखो, सभी किसी के बच्चे हैं ही नहीं बेटा. हाँ, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक को देखो, और नोटबुक में बेटा आप देखोगे तो मैंने कहा था ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये वाला जो साइड का स्पेस है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, है ना. मैंने आपसे कहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये अंदर वाला स्पेस होता है ल्यूमन वाला स्पेस, और इस तरीके से यहाँ पे आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके के सेल्स की लाइनिंग आपको दिखती है. मैंने कहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल. और याद करो टेस्टिस इंटरनली डिवाइडेड होती है इनटू सर्टेन कंपार्टमेंट्स. 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया. आज हम देखेंगे कि किस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज दी डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, और अल्टीमेटली बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बेसिकली गैमीटोजेनेसिस. दूसरे सेल्स थे सस्टेंटिकुलर सेल्स या स्पर्म सेल्स या नर्व सेल्स, जिनकी मदद से बेटा बहुत सारी चीजें हो रही होती है. स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स. अच्छा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स जो है वो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स, जैसे हमने पिछली क्लास में लिखा था बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं वो आपका सर्टोली सेल प्रोड्यूस कर रहा होता है, ताकि एंड्रोजन की कंसंट्रेशन को वो इंक्रीज रख सके बेटा इनसाइड द टेस्टिस. और एंड्रोजन ज्यादा होना भी चाहिए, क्योंकि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो होता है बेटा वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हेल्प करते हैं. जो मैं लाइन पिछली क्लास में आपको बता रही थी ना बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ, वो ये वाला पॉइंट है जो हमने लिखा नहीं है, बट आज जब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी तो मैं वो पॉइंट वहां पे कवर कराऊंगी. डोंट वरी, वी विल कवर एवरीथिंग. ठीक है, कभी आगे पीछे हम पॉइंट्स लिख ही लेते हैं ऑलमोस्ट. स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स होते हैं, जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स जो होता है आपका सर्टोली सेल प्रोड्यूस करता है, जो स्पर्म की मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं. बट व्हाट डू आई मीन बाय स्पर्म का मैच्योरेशन, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि स्पर्म का मैच्योर होने का मतलब क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन. और इस मैच्योरेशन में ये फैक्टर्स जो होते हैं बेटा जो हेल्प करते हैं, वो सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, ताकि आपके पूरे एंटायर उसको क्लीन रख सके. तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात हुई थी. मैंने आपसे कहा था इंटरस्टिशियल स्पेस में बेटा आपके पास ब्लड वेजल्स आपको दिखते हैं, और एक आपने बनाए हुए थे लेडिक सेल्स. लेडिक सेल्स मिलते हैं आपको. ठीक है, और लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हो इनको. ये वो सेल्स होते हैं जो एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एक चीज जो हमने लिखी नहीं थी बेटा, जो मैं आपसे कह रही थी कि देयर इज वन पॉइंट दैट यू हैव टू राइट, जो हमसे मिस हो गया. इस इंटरस्टिशियल स्पेस में बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी घर जाके पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी कहती है अदर
इम्यूनो, ये वाइब्रेशन कहां से हुई यार? नहीं, कुछ वाइब्रेशन सी हो रही है, बट आई कैन फील, पता नहीं भाई अर्थक्वेक ना आ जाए। आजकल एक दो बार अर्थक्वेक आया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक ना आ रहा हो। ठीक है, अदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट, अदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट। ये एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है बेटा, जो हमने लिखी नहीं है, कि आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में बेटा लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स हैं, उनके अलावा भी कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होती है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स का मतलब पता है क्या? कि आपके पास WBCs भी होती है, व्हाइट ब्लड सेल। यही तो बेटा आपकी मेन सेल्स होती है आपकी इम्यूनिटी की, डिफेंस सिस्टम की। तो ये एक पॉइंट बेटा आप नोट कर लो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में आपकी अदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती है, विच इज WBC। आज हम इसके बाद से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगेन बेटा आप चीजों को प्लीज बिल्कुल पॉइंट वाइज या फ्लोचार्ट वाइज लिखना, ताकि नोट्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े ना लगे, लेकिन एक प्रॉपर बेटा आपके नोट्स का एक सीक्वेंस हो, और थोड़े मतलब वैसा लगे कि यार पढ़ने में भी आसान हो रहा है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट भी हो रहे हैं। डायग्राम्स ढंग से बनाना बेटा, और फ्लो चार्ट ढंग से बनाना। पीडीएफ से मत पढ़ना खाली कि पीडीएफ से पढ़ूंगा, पीडीएफ से पढ़ने से फायदा नहीं होगा बेटा। एटलीस्ट आप साथ के साथ नोट्स बनाओगे ना, तो आपको एक एक बार लिखने की प्रैक्टिस होगी। आप चाहे जितना मर्जी बेटा चीजों को थ्योरेटिकली पढ़ लो, बट अगर आप चीजों को लिखते नहीं हो ना, तो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद नहीं होती। एनीवे, हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक किया बेटा, ठीक है। ये वाले डायग्राम की मैं बात कर रही थी, ठीक है। हमने सेमिनिफेरस, बेसिकली हमने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज टेस्टिस। हमने टेस्टिस कंप्लीट कर लिया है। इट कंसिस्ट ऑफ बेटा एसेसरी ग्लैंड्स, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द एसेसरी डक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस कर चुके हैं। तो एसेसरी ग्लैंड्स बचा हुआ है, जो हमें करना है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने स्क्रोटम के बारे में पढ़ लिया है, हम पीनस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दीज आर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं एसेसरी ग्लैंड्स की बात करती हूं, तो इसको एक टेबल के फॉर्म में बेटा लिख सकते हैं हम। इसको एक टेबल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आपने नाम 3 सुने होंगे बेटा, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को बेटा हम काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को हम काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ज्यादा पॉइंट्स हमें लिखने नहीं है, तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। कि ये नहीं कि मैम कितना स्पेस दें, बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है बेटा। 2-3 ही पॉइंट्स हैं जो आपको हर एक ग्लैंड्स के लिए लिखने हैं। सो यू हैव गॉट बेटा कितने, कौन कौन से ग्लैंड्स, पहले मैं नाम लिखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें से कौन सा पेयर्ड है, कौन सा अनपेयर्ड है। यू हैव गॉट बेटा नंबर 1 समाइनल वेसिकल्स। आपने समाइनल वेसिकल बनाया भी हुआ था डायग्राम में, जो पिछली क्लास में हमने डायग्राम बनाया था बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो यू हैव गॉट बेटा समाइनल वेसिकल। व्हाट एल्स हैव यू गॉट? यू हैव गॉट बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। एक सेकेंड, यू हैव गॉट प्रोस्टेट ग्लैंड, you have got bulbourethral glands. जिसे हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। अच्छा, लास्ट क्लास के डायग्राम में भी मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाऊंगी। आई थिंक हमने प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की पोजीशंस नहीं दिखाई थी, तो वो पोजीशन भी मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो आप डायग्राम में साथ के साथ लेबल करेंगे। तो ऐसा ही मैं यूजुअली करती भी हूँ, कभी कभी हम साथ में भी बना देते हैं, कभी कभी हम बाद में भी दिखा देते हैं। तो आई एम गोइंग टू शो यू बेटा कि प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की पोजीशन क्या है। हमने समाइनल वेसिकल की तो पोजीशन देख ली थी बेटा, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर था। लेकिन अभी मैं आपको पिछले डायग्राम से रिलेट करके पहले बताती हूँ कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेयर्ड कौन से होते हैं, अनपेयर्ड, और किसकी पोजीशन कहां होती है। फिर मैं बताऊंगी कि ये काम क्या करते हैं। ये डायग्राम, जैसे कि बेटा आज मैं आपको ये डायग्राम, थोड़ा सा मेरी स्क्रीन बहुत ब्राइट लग रही होगी बिकॉज ऑफ टू मच लाइट, लेकिन ये डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी से देखेंगे। आई थिंक आपको नॉर्मल लाइट में नजर आएगा, तो आप अपनी एनसीईआरटी से देखना। बेटा हमने पिछली क्लास में ऐसा सा डायग्राम बनाया था, पहले अपने डायग्राम को देखो। हमने पिछली क्लास में क्या डायग्राम बनाया था? दिस वाज स्क्रोटम, और स्क्रोटम में इस तरीके से बेटा टेस्टिस प्रेजेंट थी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यहां से जो डक्ट बेटा निकल रही थी, जो लूप कर रही थी, किसके ऊपर से बेटा? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। ये डक्ट कहलाती है वास डिफरेंस। फिर यहां आपने बनाया था बेटा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये आपने बनाया होगा बेटा यहां पे समाइनल वेसिकल, और समाइनल वेसिकल से डक्ट निकलती है, वो वास डिफरेंस के साथ में मिलती है।
क्या बनाती है दोनों मिलके बेटा? इजैक्यूलेटरी डक्ट। आपने ऐसे इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाया होगा। इजैक्यूलेटरी डक्ट बेटा किससे जाके मिल जाती है? इस तरीके से यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा कहां से स्टार्ट होता है? यूरेथ्रा स्टार्ट होता है आपकी यूरिनरी ब्लैडर से और वो पीनस से पास होता है। ये मेल कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर है पीनस। फ्रंट पार्ट ऑफ द पीनस इज स्लाइटली एनलार्ज, दैट इज कॉल्ड एज बेटा ग्लैंस पीनस। लाइक दिस बेटा, इन द प्रीवियस क्लास यू मेड द डायग्राम, राइट? अब मैं आपको थोड़ा सा इसी डायग्राम की बेटा कॉन्टिन्यूटी थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? जरा देखो, ये आपका क्या था बेटा? ये था आपका सेमाइनल वेसिकल। ये हम साइड से देख रहे थे, एक्चुअली डायग्राम को साइड से देख रहे थे। साइड से देखने पर आपको ये चीजें नजर आती है। एनसीईआरटी में यहाँ पे भी बेटा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो मैं येलो से बना रही हूँ। आप इसको भी बेटा लेबल कर सकते हैं। आज पिछले दिन हमने ये बनाया नहीं है, आज मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगी, तो आज मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ आपको। आप अपनी उस वाले डायग्राम में भी बना सकते हैं इसको। दिस ग्लैंड इज बेटा विच ग्लैंड? दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज बेटा विच ग्लैंड? दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। अभी मैंने इस तरीके से बनाया कि आपको लग रहा होगा कि ये दो पार्ट्स हैं। ये दो नहीं है बेटा, ये सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जिसके बीच में से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है यूरेथ्रा, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है और ये सिंगल होता है, ये ऐसे डिवाइडेड नहीं होता। इसको दिखाया है मैंने इस तरीके से, है, ठीक है? अभी मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगी तो आपको वहां पे बहुत क्लियरली नजर आएगा कि ये सिंगल होता है, ये पेयर्ड नहीं होता। सेमाइनल वेसिकल अगर यहां से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सिंगल है, बट हम तो साइड व्यू देख रहे हैं। सेमाइनल वेसिकल एक्चुअल में पेयर प्रेजेंट होता है। मैं आपको वर्टिकल सेक्शन में भी दिखाऊंगी तो वहां पे दिखाऊंगी। इसके अलावा बेटा एक और ग्लैंड जो मैं बोल रही हूँ, कौन सा ग्लैंड है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इस तरीके से बेटा डॉट जो दो मैं दिखा रही हूँ यूरेथ्रा के साइड्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इन दो चीजों की बेटा लेबलिंग कर लो आप, ये दो चीजों की बेटा लेबलिंग कर लो। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या फिर काउपर्स ग्लैंड, ये दो चीजों की लेबलिंग कर लो बेटा, जो हमने पिछली क्लास में नहीं बनाया है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की अगर पोजीशन तुमसे बेटा देखो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पेयर्ड है। प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा सिंगल होता है, सेमाइनल वेसिकल बेटा पेयर्ड होता है। अगला डायग्राम दिखाऊंगी उसमें और भी ज्यादा क्लियरली दिखेगा। इसके अलावा बेटा अगर तुमसे सेमाइनल वेसिकल की पोजीशन पूछी जाए तो आप बोलोगे यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखो मतलब पीछे मत देखो, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर अगर अपने पीछे देखेगा तो उसको क्या मिलेगा? सेमाइनल वेसिकल। यूरिनरी ब्लैडर ऐसे होता है बेटा, मेरे हाथ को यूरिनरी ब्लैडर मानो, और ये एक सेमाइनल वेसिकल और ये एक सेमाइनल वेसिकल। इस तरीके से बेटा पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होते हैं। यूरेथ्रा है ये, यूरेथ्रा के साइड में ये एक, यूरेथ्रा के साइड में ये दूसरा। साइड्स ऑफ द यूरेथ्रा में पोजीशन होती है किसकी बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की। यूरेथ्रल वैसे भी नाम दिया हुआ है इसको, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। तो कौन सा सिंगल, कौन सा पेयर्ड और कौन सी की पोजीशन क्या है ये तो आपको समझ में आ रही है। पहले हम यही पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन मैं ये डायग्राम भी एक बार आपको एनसीईआरटी वाला दिखाना चाहती हूँ बेटा। आप अपनी नोटबुक से देखो, क्योंकि मेरी स्क्रीन थोड़ी सी आपको ब्राइट दिख रही होगी, ठीक है? आपको ये नजर आ रहा है बेटा टेस्टिस, और टेस्टिस बेटा स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, राइट? टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर में प्रेजेंट है। और ये आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये एक्चुअल में एपिडिडाइमिस होता है, और ये होती है आपकी क्या बेटा? ये होती है आपकी वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस। और यही बेटा वास डिफरेंस पेयर्ड है आपको, जो स्पर्म को कैरी करने के काम में आ रही है। यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी। ये टेस्टिस का बेटा पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टेस्टिकुलर लोब्यूल, रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। तो इसी डायग्राम को हमने काफी क्लियरली बेटा अच्छे से बनाया हुआ है। अब तुम अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये वास डिफरेंस बेटा ये रहा, वास डिफरेंस ये रहा, और वास डिफरेंस बेटा किससे मिल जाता है? सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से। ये सेमाइनल वेसिकल बेटा एक, ये सेमाइनल वेसिकल बेटा दो, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे है ये पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल। फिर ये बेटा दोनों सेमाइनल वेसिकल से डक्ट जब मिलती है तो बनाती है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है? ये आपकी क्या है बेटा? दिस इज योर यूरेथ्रा। ये क्या है बेटा? दिस इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किस में से पास हो रहा है? पीनस में से पास हो रहा है। पीनस का एनलार्ज्ड पार्ट ग्लैंस पीनस, उसके ऊपर की स्किन फोर स्किन, ठीक है? ये आपको दिख रहा है बेटा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। दिस इज सिंगल बट प्रोस्टेट ग्लैंड। सो सेमाइनल वेसिकल इज पेयर्ड, प्रोस्टेट ग्लैंड इज बेटा सिंगल, और ये जो आपको दिख रहा है बेटा यूरेथ्रा के साइड में,
दिस इज कॉल्ड एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तीनों ग्लैंड्स बेटा आपको दिख गए, इस डायग्राम में भी दिख रहे हैं और पिछले डायग्राम में भी दिख रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेमाइनल वेसिकल दिख गया, प्रोस्टेट ग्लैंड दिख गया और आपको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स दिख गया बेटा। इस डायग्राम में भी दिखा, उस डायग्राम में भी दिखा। बट बेटा जितनी भी ज्ञान की बातें हमने की, पेपर में जो पूछा जाता है ध्यान सबसे ज्यादा उसमें रहना चाहिए कि पूछा गया जाएगा। सबसे पहले तो बेटा पेयर्ड अनपेयर्ड पूछा जाता है, वो लिखो सबसे पहले। दिस इज पेयर्ड, दिस इज अनपेयर्ड एंड दिस इज बेटा पेयर्ड। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट behind urinary bladder, present below urinary bladder, present at the sides of urethra. Is it clear to everyone? ठीक है, अब देखो बेटा ये तीनों ग्लैंड्स जो होते हैं बेटा ओवरऑल कुछ सिक्रीशंस कर रहे होते हैं। एनसीईआरटी में इन तीनों की क्या सिक्रीशंस हैं वो इंडिविजुअली नहीं दी हुई है कि सेमाइनल वेसिकल क्या सिक्रीट करता है। वैसे मैक्सिमम जो सिक्रीशन होता है वो सेमाइनल वेसिकल का होता है और सबसे लीस्ट जो कंट्रीब्यूट करता है, मैक्सिमम जो सिक्रीशंस होते हैं वो आपके क्या बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल्स के होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में दिया नहीं है बेटे ये पॉइंट कि किसके मैक्सिमम होते हैं किसके लीस्ट होते हैं। ठीक है, 5 to 10% ही होता है बेटा किसका, 5 to 10% होता है बेटा किसका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का, 20 से 25% होता है बेटा किसका आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का, मैक्सिमम 60% एंड अबव जो होता है वो सिक्रीशन होता है आपके सेमाइनल वेसिकल का। बट ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में इंडिविजुअली दिया नहीं हुआ है कि फ्रक्टोज कौन बनाती है, कैल्शियम आयंस किसके सिक्रीशन में होता है, म्यूकस किसके सिक्रीशन में होता है। म्यूकस के लिए तो फिर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इंडिविजुअली किसी का सिक्रीशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये ओवरऑल जो चीज सिक्रीट करती है तो ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगी, कुछ तो सिक्रीट करेंगी। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है बेटा वो क्या कहलाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ओवरऑल सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज कॉल्ड एज द सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। इस सेमाइनल प्लाज्मा में क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, डीक्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, फ्रक्टोज भी होता है जो रेप केसेस में डिटेक्ट किया जाता है, जो एक्चुअल में सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट कर रही होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं बेटा। इसके अलावा म्यूकस होता है, म्यूकस किसका सिक्रीशन होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का होता है। और मैं आपको इंडिविजुअली लिखवा दूंगी वैसे तो, बट मैं आपको ये बोलूंगी कि इंडिविजुअली आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने इंडिविजुअली दिया नहीं है। एनसीईआरटी ने ओवरऑल दिया हुआ है कि सेमाइनल प्लाज्मा इज द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड इट हैज गॉट द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इंडिविजुअली नहीं दिया है, मैं आपको इंडिविजुअली लिखवा दूंगी, बट आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको याद कैसे रखना है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है। म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस का काम होता है लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। जस्ट लाइक इफ यू पुट ऑयल समवेयर बेटा, ऑयल जैसे लुब्रिकेशन के काम में आती है ना बेटा। लुब्रिकेशन का मतलब होता है अगर कोई सरफेस जो होता है फिसल रहा होता है, that is called as lubrication. तो lubrication of penis is with the help of the mucus and mucus is actually present in the secretion of the bulbourethral gland. ठीक है, तो let's write बेटा one by one these points. हमने बोला इसका अराउंड 20 से 25%। अगेन बेटा दिस इज लिटिल अतिरिक्त ज्ञान, अगर आपको ना याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसका कितना होता है लीस्ट सिक्रीशन 5 to 10%। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है इट सिक्रीट्स म्यूकस which helps in lubrication of penis, which helps in lubrication of penis.
ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट्स या फिर सिक्रीशन हैज वेरियस आयंस लाइक कैल्शियम आयन, declotting enzymes, फिब्रिनोलाइसिन्स बोलते हैं बेटा, फिब्रिनोलाइसिन्स। इसीलिए जो सीमन बाहर आता है बॉडी के वो क्लॉटेड फॉर्म में आपके पास ये जो क्या बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिन्स होती हैं, डीक्लॉटिंग एंजाइम्स, वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में। लेकिन एट द सेम टाइम बेटा अगर मैं बोलूं फिब्रिनोजेंस जो क्लॉटिंग एंजाइम्स होती है वो किस में होती है बेटा? सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में होती है। इनफैक्ट इसके सिक्रीशन में बेटा फ्रक्टोज होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किन के सिक्रीशन में फ्रक्टोज होता है। अगर कभी क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछा जाए तो शायद फ्रक्टोज से ही आएगा, लेकिन उसके अलावा बेटा चांसेस कम है कि इंडिविजुअली आपसे क्वेश्चन पूछे। अगर कभी पूछ ले तो बाय चांस शायद फ्रक्टोज में से पूछ लेंगे, क्योंकि रेप केसेस के केस में भी बेटा फ्रक्टोज को ही डिटेक्ट किया जाता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं बेटा इसके सिक्रीशन में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके अलावा बेटा इसके सिक्रीशन में और क्या बोल सकते हो कि क्लॉटिंग एंजाइम्स, लाइक फिब्रिनोजेंस। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि इसके ओवरऑल सिक्रीशन को क्या बोला जाता है। आप इसको पॉज करके पहले लिखो बेटा, एटलीस्ट ये लाइन एनसीईआरटी की है, ये लाइन एनसीईआरटी में डायग्राम में आपको दिख रही है। और इसके इंडिविजुअल सिक्रीशन भले ही ना याद रहे बेटा, एनसीईआरटी में 2-3 ही लाइन दी हुई है इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में, एटलीस्ट वो पढ़ लो, जिसमें फ्रक्टोज दिया हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिया हुआ है, कैल्शियम आयंस दिए हुए हैं, म्यूकस सिक्रीशन दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी का, ठीक है। लेकिन व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हियर इज दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा पॉइंट बेटा? दैट secretions of accessory gland is called, secretions of accessory gland is called, accessory glands के बेटा secretions को क्या बोलते हैं? is called, it is called seminal plasma। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताने वाली हूं बेटा, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज एल्केलाइन, ऑफ कोर्स दिस इज एल्केलाइन, जो ओवरऑल सीमन को भी एल्केलाइन बना रहा है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा सीमन क्या होता है, सीमन इज इक्वल्स टू बेटा स्पर्म्स प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। जो सीमन वर्ड होता है बेटा उसका मतलब होता है द स्पर्म्स along with the seminal plasma। स्पर्म्स जब सेमाइनल प्लाज्मा, बेटा स्पर्म्स जो होते हैं उसको एक मीडियम चाहिए होता है, जिस मीडियम में वो रहते हैं दैट मीडियम इज कॉल्ड एज सेमाइनल प्लाज्मा। जिस मीडियम में आपके स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो मीडियम जो होता है दैट इज सेमाइनल प्लाज्मा एंड दैट इज मिल्की इन अपीयरेंस एंड दैट सेमाइनल प्लाज्मा इज एक्चुअली सिक्रीटेड बाय द सेमाइनल वेसिकल, द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। और कॉम्पोजिशन आपने देख लिया। और इस सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर जब मैं स्पर्म्स को ऐड कर दूंगी तो फिर बेटा स्पर्म्स के साथ में जब सेमाइनल प्लाज्मा ऐड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? सीमन। तो सीमन और सेमाइनल प्लाज्मा कई बार लोग एक जैसा बोलते हैं बट दे आर नॉट सेम। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन, अभी हमने क्या किया बेटा? अभी हमने एसेसरी ग्लैंड्स किया, एसेसरी डक्ट हो गया, एसेसरी ग्लैंड हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। अब बचा क्या बेटा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनाइटल्स बेटा जो आपको बाहर से विजिबल होते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होता है, जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पार्ट जो यू कैन सी फ्रॉम द आउटसाइड, with the help of which you can actually determine whether it's a male or it's a female, right? External genitalia। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आगे पढ़ेंगे भी बेटा कि किस मंथ में बेबी का एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप हो जाता है। अगर किसने पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको तो पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बोल रही हूँ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेटा हमने क्या कौन से पार्ट्स बोले थे? हमने बोला था स्क्रोटम होता है, विच इज अ पाउच, विच इज अ सैक
इन विच बेटा टेस्टिस इज प्रेजेंट, एंड दूसरा है मेल कॉप्यूलेटरी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज पीनस। अब मैं पहले आपको एक चीज बताना चाहती हूँ बेटा, पीनस में जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, शायद आपके पास अगर मॉड्यूल अगर होगा तो हो सकता है कि आपके पास क्या बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज के नाम भी दिए हो सकते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, बट ट्रस्ट मी गाइज क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेटा कि टिश्यूज के नाम बताओ। मैंने अगर कहीं पे पढ़ाया भी है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि बेटा इन टिश्यूज से कभी क्वेश्चन नहीं आता। मैं एक सेकंड गर्म पानी एक सिप पीती हूँ बेटा। तो मैं ऑलरेडी बोल देती हूँ कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है बेटा। हाँ, डेफिनेटली पीनस के पास इरेक्टाइल टिश्यूज होंगे, क्योंकि इरेक्शन ऑफ द पीनस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंसेमिनेशन, जो हमने सेकेंड स्टेप पढ़ा था रिप्रोडक्शन करने के लिए। एक तो गेमीटोजेनेसिस की रिक्वायरमेंट होती है, गेमीट फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, सेकेंड बेटा इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द गेमेट, उसके लिए मेल पीनस का इरेक्ट होना जरूरी है। और इरेक्शन तभी होती है जब उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, बट उसके नाम याद मत रखना। मैं पीनस का एक डायग्राम आपको इसीलिए बना के बता रही हूँ क्योंकि बेटा मुझे आपको यूरेथ्रा के बारे में कुछ बताना है, ठीक है। सो सपोज आई एम मेकिंग दिस डायग्राम, ऑलरेडी इसमें से एक दो पॉइंट्स तो बेटा हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव मेड, ठीक है, और सेंटर से ये इस तरीके से बेटा यूरेथ्रा पास होती है, ठीक है। पहले तो बेटा हम यूरेथ्रा के भी अलग अलग, अरे भाई मैं मिटाना चाहती थी, पहले तो बेटा हम यूरेथ्रा के भी क्या पार्ट्स पढ़ाते थे, यूरेथ्रा के भी अलग अलग पार्ट्स पढ़ाते थे। बट बेटा जैसा जैसा पेपर आता है विद पासिंग टाइम, आपको आप देख रहे हो पेपर को और आप पेपर का पैटर्न देख रहे हो, एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ पूछते नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो दिस इज बेटा द स्ट्रक्चर ऑफ द पीनस, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा, और यहां पे बेटा एक्चुअल में आपके पास ना इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो एक्चुअल में पीनस के इरेक्शन में मदद करते हैं। एक जो मैं पिंक कलर से बना रही हूं, ये मैं टिश्यूज बना रही हूं, ये कुछ इरेक्टाइल टिश्यू हैं जो पीनस के इरेक्शन में मदद करेंगे। एक मैं पिंक कलर से दिखा रही हूं, आपको सब बनाना है, लाइव क्लास में बच्चे पूछते हैं मैम बनाना है क्या, बनाना तो है ही। और एक मैं येलो कलर से दिखा रही हूं, पेयर टिश्यूज होते हैं, कुछ अनपेयर टिश्यू होते हैं, ठीक है। अरे यार बेटा पता है क्या, यहां नहीं बनाना था, अब मौत आएगी। डायग्राम अगर मिट जाए ना तो फिर बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, मतलब मिटा के अगर बनाना पड़े। चलो आई थिंक ठीक है। तो ये कुछ बेटा क्या है, इरेक्टाइल टिश्यूज। मैं इंडिविजुअली इसका नाम इसलिए नहीं लिख रही हूं, मैं लिखूंगी तो तुम भी रटते रहोगे। मैं सिर्फ ये मेंशन कर रही हूं कि ये इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ये क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज जो पीनस के इरेक्शन में मदद करते हैं। और इरेक्शन क्यों जरूरी है, इंसेमिनेशन के लिए जरूरी है। आपको यूरेथ्रा की बेटा ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग क्या है बेटा, इस ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रल मीटस या फिर यूरेथ्रल ओरिफाइस, सेम थिंग, यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओरिफाइस। दिस इज ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन बाहर आएगा, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। एक चीज और बेटा मैंने आपको बताया था कि यूरेथ्रा जो होता है मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। अगर मैं मेल्स की बात करूं, इट इज वे टू लॉन्गर देन दैट ऑफ फीमेल, बहुत ज्यादा लॉन्ग है। आपने लेंथ देखा भी बेटा यूरेथ्रा का, तभी तो बेटा यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट हो रहा है और पीनस से पास हो रहा है। फीमेल्स में बहुत ही छोटा यूरेथ्रा होता है। दूसरी बात बेटा, अगर मैं मेल्स की बात करूं, ऑल्दो ये पॉइंट्स आपको 11th में पढ़े होने चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। यूरेथ्रा जो होता है बेटा मेल्स के केस में स्पर्म भी कैरी कर सकता है, यूरिन भी कैरी कर सकता है। इसे बोला जाता है यूरोजेनाइटल डक्ट। क्या बोला जाता है, यूरोजेनाइटल डक्ट। बट एक बारी में सिर्फ एक ही चीज को ये कैरी करता है, या तो वो यूरिन कैरी करेगा या तो वो स्पर्म कैरी करेगा, ठीक है। एक बारी में सिर्फ एक ही चीज कैरी करता है, या तो वो यूरिन कैरी करता है या तो वो सीमन कैरी करता है। दोनों चीजों को एक साथ में कैरी नहीं करता। बट क्या कर सकता है,
मतलब एक ही डक्ट स्पर्म भी पास करता है, एक ही डक्ट यूरिन भी पास करता है. यस, इट इज अ कॉमन डक्ट for passage of sperm as well as urine. ठीक है, but one at a time. इसके अलावा बेटा जैसे कि मैंने कहा था, एनलार्ज्ड फ्रंट पोर्शन ऑफ पीनस इज कॉल्ड एज ग्लैंस पीनस. इट इज द फ्रंट पार्ट विच इज हेयर फ्री, विच इज स्मूथ, विच इज शाइनी सरफेस. द एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट, हेयर फ्री सरफेस, द स्मूथ सरफेस एंड द एनलार्ज्ड फ्रंट पोर्शन. ठीक है, तो एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट, smooth, shiny, hair free और क्या बताना था बेटा, covered with retractile skin. ये मैं बोल चुकी हूं बेटा पिछली क्लास में भी. covered with a retractile skin, और उस retractile skin को क्या बोलते हैं, foreskin. उस रिट्रैक्टाइल स्किन को क्या बोलते हैं बेटा, फोरस्किन. समझ में आ गई बात बेटा. अगर मैं पीनस की बात करूं तो मैं कहूंगी इट इज द कॉप्यूलेटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन दी males, helps in erectile tissue, helps in erection, that is beta the erectile tissue. got my point बेटा. तो ये हो गया आपका बेटा, स्क्रोटम के बारे में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. ये हो गया बेटा आपका मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. सो वी हैव कवर्ड बेटा द एंटायर पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर आप एनसीईआरटी से एक बार रीड करोगे तो आपका टॉपिक बेटा देखो, साथ के साथ आप एनसीईआरटी में बहुत छोटा छोटा दिया होता है, 2-4 लाइन दी होती है. तो वंस यू आर डन टिल हियर बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बार आप पॉज करके फटाफट से एनसीईआरटी साथ के साथ रीड करना. ठीक है, मैंने जैसा कि आपसे कहा था बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में ही मैं मेल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी समझाऊंगी. और मेल गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, और अच्छी बात ये बेटा कि वैसे भी हम बोलते हैं कि फीमेल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, और फीमेल में सारे जो प्रोसेस होते हैं वो भी एक्चुअली में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं. कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये कतई नहीं है क्योंकि पहले से कॉम्प्लिकेटेड बोल दूंगी तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा, ओह कॉम्प्लिकेटेड है, ओह बहुत डिफिकल्ट है. ऐसा नहीं है. कॉम्प्लिकेटेड से कहने का मतलब है बेटा थोड़ा लेंदी प्रोसेस है. ऑफकोर्स उसमें कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा हैं कंपेयर टू मेल. मेल ऐवे ही है बेटा. मेल का जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ऐवे ही है कि मतलब बताए इतना इजी है. और जो बच्चा फिर मेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ता है और फिर फीमेल पढ़ता है तो उसको लगता है हाय इसमें तो कुछ ज्यादा ही कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं. मेल वाले में बहुत सिंपल तरीके से चीजें चल रही होती है, इट्स सुपर इजी. जिस बंदे को फिर मेल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस डिफिकल्ट लगेगा तो उसको फीमेल तो बेटा, और फिर हम उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे. अब मैं कॉम्प्लिकेटेड से कहने का मतलब होता है उसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स है. जिसको कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पसंद है, I love the topic of menstrual cycle especially and oogenesis. I just love these two topics इस चैप्टर में particularly क्योंकि वो इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बेटा. और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पसंद है तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा. अगर आपको रट्टाफिकेशन पसंद है फिर आपको एनिमल किंगडम पसंद होगा. लेकिन अभी मैं एनिमल किंगडम के अगर 4 एग्जाम्पल पूछूं तो आप भूल चुके होंगे. अभी आप अपने आप को टेस्ट करना. मैं 4 चीजें बोलती हूँ, आपको इन चारों में से कितनों के साइंटिफिक नाम याद है. और मैं इजी पूछ रही हूँ. देखो, do you remember beta what is the scientific name of monkey? Do you remember which animal is called as neophron? Do you remember what is the scientific name of cat? Or do you remember what is the scientific name of ostrich? ठीक है, सारे एनसीईआरटी वाले ही पूछे हैं. होपफुली आप खुद याद करो कि आपको इनके साइंटिफिक नाम, और ये आपकी बेइज्जती करने के लिए नहीं है बेटा.
कहने का मतलब है कि रट्टाफिकेशन वाली चीजें यूजुअली हम भूल ही जाते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट यूजुअली हम एक बार और पढ़ते हैं ना बेटा तो हमें याद आ जाता है। एनीवे आपको तो बेटा डॉक्टर बनना है, और डॉक्टरों को रट्टाफिकेशन भी आना चाहिए और डॉक्टरों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। दोनों चीजें ही आपके लिए जरूरी है। देखो अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझोगे तो जहां याद करने वाला जो टाइम आएगा फिर उसमें बेटा आपकी बैंड बच जाएगी, और अगर आप सिर्फ रट्टाफिकेशन करोगे तो कॉन्सेप्ट जब आएगा तो उसमें आपकी बैंड बज जाएगी। आपको अपनी बैंड नहीं बजानी है बेटा, ठीक है, आपको दूसरों की बैंड बजानी है। बेसिकली आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, और आपको अपने रिश्तेदारों की बैंड बजानी है जो ये बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं मैम, हमारे रिश्तेदार ऐसे नहीं है मैम, ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपको दोनों चीज आनी चाहिए, जहां रटना है वहां रटना आना चाहिए, जहां कॉन्सेप्ट है वहां कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक, गेमीटोजेनेसिस हमें पढ़ना है बेटा, और गेमीटोजेनेसिस का जो प्रोसेस मेल्स में होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे काफी सारे बेटा ऐसे टर्म्स आते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है और जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, ठीक है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ formation of sperm, जिसको हम बेटा प्यार से, इसके घर का नाम है स्पर्मेटोजोआ। घर का नाम स्पर्म हुआ ना बेटा, घर का नाम छोटा होता है यूजुअली, तो स्पर्म स्पर्मेटोजोआ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या फिर स्पर्मेटो टीओ छूट गया है, जोआ इज कॉल्ड एज बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं कुछ ऐसे टर्म्स लिख रही हूं जो टर्म्स यहां पे आएंगे जिनमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो, लेकिन जब आप पूरा इवेंट पढ़ लोगे तो आई एम वेरी श्योर आप कंफ्यूज नहीं होगे अगली बार से। जो टर्म्स मैं आपको इस प्रोसेस में एक्सप्लेन करने वाली हूं, एक तो वर्ड बेटा हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, एक वर्ड आप पढ़ोगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक वर्ड आप पढ़ोगे बेटा स्पर्मियोजेनेसिस, एक वर्ड बेटा आप पढ़ोगे स्पर्मिएशन। तो दीज ऑल वर्ड सीम्स लाइक सेम, ऐसा लगेगा कि सारी चीजें सेम है, बट सारी चीजें बिल्कुल भी सेम नहीं है बेटा, सारी चीजें एक दूसरे से अलग है जो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गेमीटोजेनेसिस की प्रोसेस बेटा, अगर मैंने आपसे एक चीज तो बताई हुई थी, गेमीटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है मेल्स में, जैसे oogenesis जो है फीमेल्स में वो एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बेटा वो मेल्स में स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ हार्मोन्स होते हैं बेटा, जो हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर आप पढ़ोगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तुमने पढ़ा भी होगा 11th में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में मदद करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स को हार्मोन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। अभी घबराना मत, मैं ये सारी चीजें आपको फ्लो चार्ट में बताऊंगी क्योंकि हमें पढ़ना भी है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो मैं बताऊंगी वहां पे भी। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है जब इन हार्मोन्स में बेटा चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब आप एक फ्रेश पेज लेंगे और फ्रेश पेज से ये फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस फ्लो चार्ट में बेटा हमें गोले भी बनाने हैं और गोलों के बगल में हमें लिखना भी है। पानी भिजवा देना यार। तो गोलों के बगल में हमें लिखना भी है, तो स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश पेज, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश पेज। एक तो गला बेटा इतना दुखता है ना, इसलिए मैं बहुत धीरे बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बेटा मेरे गले की बैंड बज चुकी है, तो मेरा लैरिंग्स जो है इट इज इरिटेटेड, इट इज सो डिस्टर्ब। तो आप बेटा एक फ्लो चार्ट जो बनाएंगे ना, देखो कैसे बनाना है। हम लेफ्ट साइड में कुछ बनाएंगे और राइट साइड में भी कुछ बनाएंगे, ठीक है। मतलब बनाएंगे शायद हम लेफ्ट साइड में और लिखेंगे हम बेटा क्या राइट साइड में। तो आप फ्रेश पेज से, और पोर्ट्रेट में ही करना है, लैंडस्केप करने की कोई जरूरत नहीं है, पोर्ट्रेट में ही करना है, लैंडस्केप में करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक गोला बनाते हैं, ये वाला गोला, प्लॉइडी भी लिखनी है अंदर साथ के साथ, दिस इज 2n, ठीक है। टू एन
जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बेटा मैंने लिखा हुआ है, दैट स्ट्रक्चर आई हैव रिटन इज, फिर से बेटा मेरे से मैं टी ओ क्यों भूल जा रही हूं यार लगाना, स्पर्मैटोगोनिया, ठीक है। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बेटा मैंने लिखा हुआ है दैट इज स्पर्मैटोगोनिया, और मैंने स्पर्मैटोगोनिया, दिस इज ओनली स्पर्मैटोगोनिया, यही स्पर्मैटोगोनिया है। ये स्पर्मैटोगोनिया बेटा क्या करता है ना, दिस स्पर्मैटोगोनिया अंडरगोज माइटोसिस। क्या करता है बेटा, ये स्पर्मैटोगोनिया माइटोसिस कर रहा होता है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसको ना साइड में बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे माइटोसिस वर्ड लिखने के लिए जगह चाहिए। माइटोसिस का मतलब तो पता है ना बेटा, माइटोसिस क्या होती है, सिंपल डिविजन्स, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं है। आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन 11th में शायद पढ़ा होगा। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन बट माइटोसिस इज नॉट अ रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे आपको माइटोसिस में कभी भी क्रोमोसोम नंबर चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। तो आपको दिख रहा है बेटा कि आपकी जो सेल्स हैं, जिन्हें मैं क्या बोल रही हूँ, जिनकी प्लॉइडी कितनी है 2n। 2n का क्या मतलब होता है बेटा, पता नहीं, आई तो डोंट नो कि कितने लोग 11th और को कितने ध्यान से पढ़ के आए हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पता है कि नहीं, ठीक है, बट ये तो पता ही होगा आई एम श्योर। सो दिस इज अ डिप्लॉइडी, ठीक है, 2n क्रोमोसोम नंबर है। एंड यू कैन सी कि आपके जो ये सेल्स है बेटा, जिन्हें आप स्पर्मैटोगोनिया बोलते हो, ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती रहती है, माइटोटिक डिवीजन करती रहती है अपने नंबर को मेंटेन करने के लिए। अभी ये स्ट्रक्चर जो बेटा माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है वो स्पर्मैटोगोनिया ही कहला रहा है। माइटोसिस करके अभी ये कुछ और नहीं बना है। इसने माइटोसिस किया क्यों, ताकि ये नंबर में इंक्रीज हो सके। प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं हुआ बेटा। जब आप आगे हो सकता है डिटेल में पढ़ो, तो आप आगे एमबीबीएस अगर करो तो वहां पे आप देखोगे कि एक होते हैं टाइप ए स्पर्मैटोगोनिया, एक होते हैं टाइप बी स्पर्मैटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मैटोगोनिया डिविजन्स करते हैं माइटोसिस, बट टाइप बी वाले आगे जाके प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट बनते हैं। बट अभी बेटा आपकी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। सिर्फ ये याद रखोगे कि यार अपने नंबर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले शुरू किस सेल से कर रहे हो, तुम स्पर्मैटोगोनिया से शुरू कर रहे हो। कितनी प्लॉइडी है बेटा, 2n प्लॉइडी है। क्या कर रहा है बेटा, ये माइटोटिक डिवीजन कर रहा है और स्पर्मैटोगोनिया 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 बना रहा है। कहां से चालू हो रहा है, याद करो बेटा वो डायग्राम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये पेरिफ्री था, यहां पे आपके स्पर्मैटोगोनिया थे। समझ में आ रही है बात, दिस इज 2n प्लॉइडी। इस तरफ बढ़ते हुए जाओगे तो ये ल्यूमन होगा, जिस तरफ में तुम्हें स्पर्म्स दिखेंगे। एनीवे, अब वापस यहां आते हैं, दिस इज स्पर्मैटोगोनिया। अब नंबर तो बेटा इंक्रीज कर रही है, इन्हीं में से कुछ स्पर्मैटोगोनिया का साइज इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होता है, प्लॉइडी चेंज नहीं होती। सिर्फ मैंने क्या बोला, इन्हीं में से कुछ स्पर्मैटोगोनिया, अरे यार कुछ ज्यादा ही बड़ा बन रहा है, इन्हीं में से कुछ स्पर्मैटोगोनिया का साइज इंक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट। एक चीज यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, पूछो क्या, वो चीज ये ध्यान देनी है आपको कि एक स्पर्मैटोगोनिया से कितने प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट, कितने आगे सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट, कितने स्पर्मैटिड और कितने स्पर्म्स थे। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर मैं एक स्पर्मैटोगोनिया से स्टार्ट करती हूं तो मेरे को कितने स्पर्म्स दिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैं एक ऊगोनिया से स्टार्ट करूंगी तो मुझे कितने एग्स दिखेंगे, ये पूछा जाता है। तो ये ध्यान देके जरा देखना कि जब मैं एक स्पर्मैटोगोनिया से चालू कर रही हूं तो आगे जाके मुझे कितने स्पर्म्स मिल रहे हैं। तो बेटा मैंने क्या बोला, ये स्पर्मैटोगोनिया है, दिस इज ऑल्सो स्पर्मैटोगोनिया। स्पर्मैटोगोनिया का सिर्फ बेटा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। क्या इसने कोई डिवीजन किया, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा कि इसने कोई क्लीवेज इसने कुछ माइटोसिस या मियोटिक डिवीजन किया, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? आप बोलोगे नो मैम, मैंने अभी तक ऐसा कुछ बोला ही नहीं है बेटा। ये किस में कन्वर्ट हो गया है, प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट में। मैं यहाँ पे वो बात लिख दे रही हूं जो बात मैंने आपसे कही कि इसका कन्वर्जन प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट में किस प्रकार से हुआ, बाय इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। अब मैं आपको पहला वो टर्म एक्सप्लेन करने वाली हूं जो टर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज स्पर्मैटोसाइटोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेसिस? जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन। जेनेसिस का क्या मतलब होता है बेटा, जनरेशन। साइटो का क्या मतलब होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होना,
साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यहां पे मैंने क्या बनाया हुआ है? यहां पे मैंने क्या बनाया हुआ है? यहां पे मैंने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को इंक्रीज किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपके स्पर्मेटोगोनिया का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होता है और उसी इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के चलते आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है फ्रॉम दी स्पर्मेटोगोनिया। देयर इज नो माइटोटिक डिवीजन, देयर इज नो मियोसिस, नथिंग। गॉट माय पॉइंट? इसीलिए इसकी भी प्लॉइडी क्या होती है? 2n। बेटा इंपॉर्टेंट, बहुत इजी टॉपिक है। और आप जब पीवाईक्यूज करोगे, मैं पीवाईक्यूज मैं शायद कराऊंगी आपको, तो पीवाईक्यूज आप जब देखोगे बेटा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इससे कितने हलवा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक तो सीक्वेंस पूछी जाती है और एक या तो प्लॉइडी पूछी जाती है या तो वो नंबर पूछा जाता है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, कितने सेकेंडरी बनेंगे, फलाना फलाना। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं? विच स्ट्रक्चर इन दी स्पर्मेटोजेनेसिस अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन? तो कौन से स्ट्रक्चर में बेटा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है? वो स्ट्रक्चर होता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या मियोसिस 1 से क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों? याद करके मुझे बताओ, क्या मियोसिस 1 से क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा मेरे बच्चों? एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली मैम। रिडक्शनल डिवीजन है मैम। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या प्लॉइडी चेंज हो गई मैम? यस, प्लॉइडी चेंज हो गई। आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या दिखेंगे? हैप्लॉइड, बिकॉज मियोसिस 1 या मियोसिस ओवरऑल आप बोलोगे इज अ रिडक्शनल डिवीजन। जब मियोसिस 2 होती है तो बेटा आप देखते हो कि प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। प्लीज और प्लीज बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला टॉपिक थोड़ा सा आपको आना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ के बैठे होने चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आएगा। अदरवाइज तो बेटा आपको लगेगा कि अरे ये तो मैम हमें पता ही नहीं है कि प्लॉइडी किसमें चेंज होती है, किसमें नहीं होती है। मियोसिस 1 में हमेशा बेटा हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो इसलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 1 and it will form 2 secondary spermatocyte with haploid ploidy। अब ये गोल गोल ही दिख रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि which structure undergoes second meiosis? तो आपको दिख ही रहा है बेटा, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। मियोसिस 2 किस में हो रही है? मियोसिस 2 हो रही है आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और इस तरीके से बेटा बना के अगर पढ़ोगे तो कहाँ चीजें डिफिकल्ट लगेगी? मियोसिस 2 किस में हो रही है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। आप अगर एनसीईआरटी से सिर्फ फ्लोचार्ट को देख लेते हो बेटा और रट लेते हो तब आपको चीजें डिफिकल्ट लगती है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे आपको कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बना के देखो बेटा। आप वर्बली चाहे कितनी भी बार चीजों को पढ़ो, आपको वर्बली पढ़ के आप कभी भी बेटा आप देखना, एक बार कोई चीज को वर्बली पढ़ना और किताब बंद करना, उसको लिख के देखना। आधी चीजें आप नहीं लिख पाओगे, आधी चीज आप कॉपी में नहीं उतार पाओगे, क्योंकि हम चीजों को जब तक लिख के नहीं देखते तब तक बेटा हमें चीजें याद नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? एनीवे, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ बेटा? मियोसिस 2। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ? मियोसिस 2। क्रोमोसोम नंबर इस बारी चेंज नहीं होगा, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। और एक चीज मेरी बात बेटा जरा ध्यान से देखो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 1 हो रहा था तो 2 बन रहे थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब डिवीजन होगा तो 2 बनेंगे स्पर्मेटिड। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा 2 स्पर्मेटिड और दूसरे वाले बेटा आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2 स्पर्मेटिड यहां, 2 स्पर्मेटिड यहां। गॉट इट? 2 स्पर्मेटिड यहां, 2 स्पर्मेटिड यहां। यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनते हैं? आंसर दो। कितने स्पर्मेटिड बनेंगे अगर मैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करूं? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा बनते हैं 4 स्पर्मेटिड, लेकिन एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? 2 स्पर्मेटिड। एम आई क्लियर? तो इसको जरा डब्बे में डालते हैं। प्लॉइडी कितनी है? प्लॉइडी है आपकी n। अब मेरे को एक चीज और बताओ बेटा, मैंने आपसे कहा था जब मैंने वो डायग्राम आपको दिखाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन, तो मैंने आपसे कहा था वहां पे स्पर्मेटिड का डायग्राम गलत दिया हुआ है।
क्योंकि स्पर्मेटिड का डायग्राम ऐसे गोल गोल तो दिया नहीं हुआ था, लेकिन एक्चुअल में आपके स्पर्मेटिड जो होते हैं ऐसे गोल ही दिखते हैं, स्फेरिकल दिखते हैं, वो ऐसे नहीं दिखते जो आपकी, अरे वो ऐसे नहीं दिखते बेटा जो आपके एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, दे डोंट लुक लाइक दिस, ठीक है, दे डोंट लुक लाइक दिस। गिरीश मेरा जो फोन है वो एक बारी वहां से ले आना, तो उसके ऊपर रखा हुआ है मेरी चेयर के ऊपर दूसरा वाला फोन। तो स्पर्मेटिड की शक्ल बेटा ऐसी नहीं दिखती है, ये स्पर्म की शक्ल होती है। एनसीईआरटी में वो डायग्राम गलत दिया हुआ था, वहां पे ऐसी शक्ल दिखाई हुई थी, याद आ रही, ये वाला डायग्राम यार, ठीक है, ये वाला डायग्राम तुम देखो, यहाँ पे स्पर्मेटिड के राउंड दिखाए हुए नहीं, यहाँ पे स्पर्मेटिड की शक्ल भी बेटा स्पर्म वाली दिखाई हुई है। बट हाँ, स्पर्मेटिड को किसके अंदर फिक्स किया हुआ है इन्होंने, सर्टोली सेल्स के अंदर, ठीक है। नरिशमेंट किसको चाहिए बेटा, अभी मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाऊंगी, ये देखो, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। ये डेफिनेशन से तो बेटा मैं क्या बताऊं कि कितनी बार क्वेश्चन आने की संभावना है स्पर्मिएशन से। तो ये लाइन और ये कॉन्टेक्स्ट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी कि दोनों में क्या गलती दी हुई है, और मतलब दोनों में क्या कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ है। बट एनीवे, एक चीज तो समझ में आई आपको कि स्पर्मेटिड की शक्ल स्पर्म वाली नहीं होती है बेटा, इनकी शक्ल गोल गोल होती है, स्फेरिकल होती है। जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा ऐसे स्ट्रक्चर्स में, जब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में जिनका स्ट्रक्चर अभी हमें बनाना भी है, तब ये स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो कहलाते हैं आपके स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ। क्योंकि आपके स्पर्मेटिड बेटा मूव थोड़ी कर सकते हैं, उनके पास टेल थोड़ी होती है, अगर वो मूव कर सकते होते तो फिर उन्हीं से काम चला लेते हम, बट हम उनसे काम नहीं चला सकते क्योंकि बेटा वो मूव नहीं कर सकते, हमें ऐसे मोटाइल स्ट्रक्चर्स चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके देखो स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज कर रही थी, मेंटेन कर रही थी, 2 एम्प्लॉयड है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया बेटा जब कन्वर्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करके, तो उस पहली बात तो इसका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज किया और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करके बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 1, 2 इक्वली बेटा हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में, मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन हो रहा था, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बने, यानी टोटल 4 स्पर्मेटिड बने, और एक स्पर्मेटिड से बेटा एक स्पर्म, यानी कि टोटल कितने स्पर्म, यानी कि मिल गया फोन तेरे को, ठीक है, थैंक यू, यानी कि टोटल कितने स्पर्म बेटा, यानी टोटल 4 स्पर्म्स बने, है ना। और स्पर्म्स की प्लॉइडी क्या है बेटा, स्पर्म्स की प्लॉइडी है N। आपको पता है इस स्टेप को क्या बोला जाता है, जैसे हमने एक वर्ड तो समझ लिया, दैट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा वर्ड होता है स्पर्मियोजेनेसिस। वो स्पर्मियोजेनेसिस जो है बेटा, दैट स्पर्मियोजेनेसिस, वो स्पर्मियोजेनेसिस मैं अभी आपको समझाती हूँ कि स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस बेटा देखो, इस स्टेप को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, इस स्टेप को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो इस वर्ड को तोड़ के देखो, जैसे कि आपने बेटे यहां पे वर्ड को तोड़ के देखा था ना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जनरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, वैसे ही आप स्पर्मियोजेनेसिस वर्ड को तोड़ के देखो, स्पर्म की जनरेशन, स्पर्मियोजेनेसिस, जनरेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स बोल लो या स्पर्मेटोजोआ बोल लो, एक ही थिंग है बेटा, एक ही थिंग है, मतलब एक ही चीज है। वाह क्या अंग्रेजी है मैम आपकी। काजल की सियाही, स्पर्मेटोजोआ, यार मैं पता नहीं टीओ को क्यों भूल जा रही हूँ यार हर बार, इतनी पार्शियलिटी, स्पर्मेटोजोआ, टीओ के साथ बड़ी पार्शियलिटी हो रही है बेटा, याद ही नहीं रह रहा कि टीओ लिखना है, ऐसी स्पेलिंग हो रही है, महान। अच्छा मैंने क्या बोला बेटा, देखो एक वर्ड का मतलब समझ, स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरा प्रोसेस होता है स्पर्म फॉर्मेशन का, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब होता है इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है जनरेशन ऑफ स्पर्म्स, जनरेशन ऑफ स्पर्म। जनरेशन ऑफ स्पर्म कैसे हुआ बेटा, कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे थे जिससे स्पर्म की जनरेशन हुई बेटा,
यानी कि तुम कह सकते हो द कन्वर्जन ऑफ द गोल गोल राउंड राउंड गोलू गोलू मोलू मोलू स्पर्मेटिड इनटू द मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, जनरेशन ऑफ स्पर्म। मैं लिख सकती हूं ना, क्या लिख सकती हूँ बेटा, कन्वर्जन ऑफ spherical spermatid into motile sperms। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए बेटा कि एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स मिलेंगे, तो आप बोलोगे एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया से या फिर एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म मिलेंगे बेटा, आपको 4 स्पर्म मिलेंगे। 4 अगर होगा तो कितना मिलेगा बेटा, अकॉर्डिंगली तुम कर सकते हो। एक सिंगल स्पर्मेटोसाइट से बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म, 2। एक सिंगल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड और 2 स्पर्मेटोजोआ। गॉट माई पॉइंट। बहुत ही इजी है बेटा, और कभी कभी सीक्वेंस में आपसे पूछा जाता है कौन सी चीज किसके बाद। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। बहुत ही इजी सा है। अच्छा, अब बेटा देखो, यहां तक तो बात आई होप क्लियर है। आप इसको एक बार पॉज करके, अब इसकी कहानी नहीं लिखनी है बेटा, इसकी कहानी भी आपको लिखनी है, नहीं पोथियां नहीं बनानी है बेटा, ठीक है। मैं एनसीईआरटी से एक बार यही डायग्राम दिखाती हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगी कि इसमें क्या आपको गलत दिया हुआ था या क्या कॉन्ट्रडिक्शन दिया हुआ था। बेटा जरा देखना ये डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये देखो दिखाया हुआ है कि स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज माइटोसिस डिफरेंशिएशन, और अल्टीमेटली ये जो प्राइमरी, बेटा एक्चुअल में माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बनती है। तो एनसीईआरटी ने थोड़ी सी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो माइटोसिस करती है, और आपको दिख भी रहा है बेटा। और होती कब है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और क्रोमोसोम नंबर दिखाया हुआ है बेटा स्पर्मेटोगोनिया का 46 यानी कि 2n। एंड ऑफ कोर्स बेटा माइटोटिक डिफरेंशिएशन करके अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है, और इन्हीं में से कुछ जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये वर्ड एनसीईआरटी का नहीं है, बट दैट इज द करेक्ट थिंग बेटा जो होती है। ये स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, इसमें कुछ गलत बात नहीं, ऑफ कोर्स करती है बेटा अपने नंबर को मेंटेन करने के लिए। अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी कितनी है बेटा, 2n। अब एक सिंगल देखो बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं। प्लॉइडी कितनी है बेटा, n, दैट इज 23। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज बेटा सेकेंड मियोटिक डिवीजन। एक सिंगल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा क्या बन रहे हैं, 2 स्पर्मेटिड, दूसरे वाले से दूसरे 2 और स्पर्मेटिड, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए जो गोल गोल राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनमें डिफरेंशिएशन हो रही है, अभी मैं एक और चीज आपको बताऊंगी। और ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें बेटा, मोटाइल स्ट्रक्चर, जिन्हें आप स्पर्म्स बोलते हैं। याद करो मैं आपको बता रही थी कि क्या, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म का मैच्योर होना, ये है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। ये जो मैच्योर स्पर्म्स आपके बने, ये जो डिफरेंशिएशन हुई, इसी में कौन हेल्प करता है बेटा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर विच इज सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल्स। ये जो स्पर्मियोजेनेसिस हुई, ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ये जो स्पर्म का कन्वर्जन हुआ फ्रॉम दी स्पर्मेटिड, इसमें किसने हेल्प किया, इसमें आपके सर्टोली सेल्स के वो जो फैक्टर्स थे जो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिए हुए हैं बेटा। एनसीईआरटी अगर आप रीड करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा, तो मैं यहां पे लिख देती हूं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जिसे आप SMF भी बोलते हैं, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर by Sertoli cell help in this. By Sertoli cell help in this. Got it? Got it बच्चा बाड़ी? Yes? Yes everybody? ठीक है, अभी मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूं, ये डायग्राम जरा ध्यान से देखना। अब लास्ट एक वर्ड बचा हुआ है बेटा, स्पर्मिएशन। पहले तो स्पर्मिएशन की एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखो, आप उसी में कंटिन्यूएशन करके बेटा पहले स्पर्मिएशन की डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। अब आपको कितना क्रिस्टल क्लियर होगा, एक एक चीज आप रिलेट कर पाओगे, एक बार देखना। द रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ
sperm from the seminiferous tubule. From the seminiferous tubule. बेटा ऑफ कोर्स ही बात है ना, स्पर्म बन तो गए लेकिन स्पर्म को रिलीज भी तो होना है. स्पर्म वहीं पे बैठे बैठे बल्ले बल्ले शावा शावा थोड़ी करेगा. स्पर्म वहां से रिलीज होगा. स्पर्म को आगे बेटा अपनी जर्नी ट्रैवल करनी है. एक सेकंड में एक सिप गर्म पानी पी रही हूं. है कि नहीं बच्चों? तो स्पर्म को तो ट्रैवल करना है, तो स्पर्म वहां से रिलीज होगा. कहां से रिलीज होगा? बन तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है. ये पूरी चीज कहां हो रही है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रही है ना. ये पूरी चीज बेटा कहां हो रही है? इसको, इस डायग्राम को अब रिलेट करना है एक बारी. स्पर्मेटोगोनिया थे, स्पर्मेटोगोनिया से बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी से स्पर्मेटेड, स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ. ये पूरी चीज आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रही है. अल्टीमेटली आपके स्पर्म्स को रिलीज भी तो होना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर. उस पर्टिकुलर स्टेप को बेटा आप क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन. So you have spermatogenesis, which is the entire event of gametogenesis. So in males, then what you have is beta spermatocytogenesis, increase in the cytoplasmic content of the spermatogonia, which helps it convert into primary spermatocyte. Then you have beta spermiation, release of the sperm from the seminiferous tubule. Then you have spermiogenesis, the generation of sperm. स्पर्म का जनरेशन. कहां से स्पर्म का जनरेशन होता है बेटा? फ्रॉम राउंड राउंड स्फेरिकल स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म. कौन हेल्प कर रहा है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर. अब बेटा मैंने एक तो देखो, कभी लेबलिंग के लिए यहां में से आ जाए गलती से, वैसे आता नहीं है, तो आप एक चीज तो आप एनसीईआरटी भले ही गलत देती है बट गलत को भी सही आपको मानना पड़ेगा. एनसीईआरटी जो इन्फॉर्मेशन देती है भले ही गलत दिया हुआ है डायग्राम में, बट आपको पता होना चाहिए कि गलत क्या दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपको लेबलिंग में आ जाए तो आप किसको स्पर्म लेबल करोगे, किसको स्पर्मेटेड लेबल करोगे. अब देखो लेबलिंग में क्या दिया हुआ है ना बेटा, आपकी स्पर्मेटेड को पहली बात तो बनाया गलत है, और इनको किसके साथ में बेटा एम्बेड किया हुआ है, जो मैं काले रंग से बना रही हूं उसको सर्टोली सेल के साथ में जोड़ा हुआ है, उसको सर्टोली सेल के साथ में जोड़ा हुआ है. ठीक है. अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है. क्या लिखा हुआ है? जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है. स्पर्मियोजेनेसिस हो जाने का मतलब स्पर्म का बन जाना. जब स्पर्मेटेड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तब जाके स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन. तो बोला जैसे ही बेटा स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है, स्पर्म का हेड आपके सर्टोली सेल से जुड़ जाता है. बेटा सर्टोली सेल से स्पर्म को नरिशमेंट चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप स्पर्म की शक्ल देखोगे ना तो उसमें न्यूट्रिशन के लिए साइटोप्लाज्म ज्यादा बचता नहीं है. आप देखो ना यहाँ पे स्पर्मेटेड की शक्ल ऐसी दिखती है जिसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म है. अभी मैं आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी तो आप देखोगे कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, उसके हेड रीजन में होता है थोड़ा साइटोप्लाज्म. इसीलिए तो बेटा जब एग बनता है ना फीमेल्स में, तो एग के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म हम रिटेन करते हैं, क्योंकि आपको फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनाना है तो जाइगोट को न्यूट्रिशन चाहिए, है ना. तो स्पर्म के पास तो बहुत कम साइटोप्लाज्म है, तो ये नरिशमेंट के लिए किसमें एम्बेड हो जाता है? इसका हेड, स्पर्म का हेड एक्चुअल में कहां एम्बेड होना चाहिए? हेड एम्बेडेड इन सर्टोली सेल. लेकिन वहां पे किसका हेड एम्बेडेड दिखाया हुआ है बेटा? वहां पे किसका हेड एम्बेडेड दिखाया हुआ है बेटा? स्पर्मेटेड का. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिया क्या हुआ है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्या दिया हुआ है. ठीक है. तो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? हेड एम्बेडेड इन सर्टोली सेल फॉर नरिशमेंट. मैंने एनसीईआरटी की लाइन भी बता दी कि क्या दिया हुआ है. और कभी ये मत सोचना कि मैम दोनों चीजें एक साथ में दे देंगे तो हम क्या करेंगे. ऐसा कभी नहीं देते कि आप गलत पेपर कर दो, तो डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं होगा. बट थ्योरी क्या कहती है, डायग्राम क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है. दिस इज योर स्पर्म. सो वी हैव डन सो फार क्या? We have done so far the process of gametogenesis. Now what we are going to do beta, we are going to actually talk about the structure of sperm. एक बेटा अच्छा सा ये जो डायग्राम सीमन
के बारे में हम लिखते हैं थोड़ा सा, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बनाने के बाद हम सीमन के बारे में लिखेंगे कि एक इजैक्यूलेशन में कितना सीमन मेल से बाहर आता है। हमें ये डायग्राम बनाना है बेटा। एक इजैक्यूलेशन में मेल्स में कितना सीमन बाहर आता है, उस सीमन में कितने स्पर्म्स होते हैं, उसमें से कितने स्पर्म का शेप और साइज सही होना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए, उसमें से कितनों की मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। बट आप हेडिंग क्या डालोगे बेटा अभी के लिए? व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू पुट द हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। पहले एक डायग्राम बनाओ मेरे साथ साथ। मैं ना पूरा डायग्राम बनाती हूँ फिर बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं ऐसे टेढ़ा सा डायग्राम बनाती हूँ। एटलीस्ट आपको हाफ पेज का स्पेस चाहिए बेटा डायग्राम बनाने के लिए। मैं गर्म पानी ले ही आती हूँ बेटा। एटलीस्ट आपको हाफ पेज का स्पेस चाहिए डायग्राम बनाने के लिए, तो आप हाफ पेज का स्पेस लेके डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा बनाते हैं। सुंदर सुंदर डायग्राम बनाओ बेटा। स्पर्म के एक्चुअल बेटा 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसका टेल, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसका टेल। हेड होता है उसके पास, छोटा सा एक नेक होता है उसके पास होता है मिडिल पीस और उसके पास होती है टेल। तो यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पर्म, दैट इज नंबर 1 हेड। सबसे पहला सवाल तो बेटा यही पूछेंगे, हेड। ये जो दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्पर्म का नेक। ये जो तीसरा पार्ट है बेटा स्पर्म का दिस इज कॉल्ड एज मिडिल पीस। दिस इज कॉल्ड एज मिडिल पीस। और ये जो लास्ट पार्ट है बेटा दिस इज कॉल्ड एज टेल। समझ में आ गई बात? तो इफ दे आस्क यू, देखो हम ज्यादातर चीजें बेटा यहीं पे लिख लेंगे, हम अलग से बेटा इसकी कुछ थ्योरी नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अलग से थ्योरी नहीं लिखेंगे, मतलब बेटा हम सारे पॉइंट्स को यहीं पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पर्म को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा स्पर्म बना है बेटा, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो दिख सकता है ऐसा, है ना। तो 4 पार्ट्स में आपने बेटा स्पर्म को डिवाइड किया। नंबर 1 हेड, नंबर 2 नेक, नंबर 3 मिडिल पीस एंड नंबर 4 टेल। अब इंडिविजुअली आपको हर एक पार्ट में क्या दिख रहा है मेरे बच्चों, एक बार ये डिस्कस करते हैं। आपको हेड में दिख रहा है बेटा एक सफेदी, दूध सी सफेदी, निरमा से तो नहीं आई बेटा। जो सफेदी होती है, मतलब सफेदी का मतलब कलर ऑफ द सीमन इज बिकॉज ऑफ द मिल्की अपीयरेंस, इज बिकॉज ऑफ द सिक्रीशंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्चुअली बोथ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, ठीक है। बट एनीवे
This is the haploid nucleus. This is the sorry. This is not the haploid nucleus. This is the acrosome. ये क्या है बेटा? acrosome. वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है? मैं भी अब आपको बताती हूँ क्यों. ये क्या है बेटा? दूसरा आपको हेड में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, न्यूक्लियस. एक्चुअली में बेटा हेड में आपको ना बहुत कम अमाउंट में आपको वो भी मिलता है, साइटोप्लाज्म भी मिलता है, ठीक है? मेनकीटे बोलते हैं उसको, बट एनसीईआरटी देती नहीं है तो हम नहीं बताते हैं. नंबर 1 स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल, फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एंजाइम्स, एंड इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ गोल्गी बॉडी. जो गोल्गी बॉडी आपको दिख रहा होता है स्पर्मेटिड में, वो गोल्गी बॉडी एक्चुअल में कन्वर्ट होती है. आपको ये स्पर्मेटिड ऐसे दिख रहे होते हैं ना बेटा, स्पर्मेटिड में भी तो बेटा न्यूक्लियस रहा होगा, स्पर्मेटिड में माइटोकॉन्ड्रिया रहा होगा, स्पर्मेटिड में गोल्गी बॉडी रहा होगा, राइट? तो एनीवे मैं क्यों बना रही हूं, तो गोल्गी बॉडी से डिराइव होके क्या बनती है बेटा? एक्रोसोम. एक्रोसोम इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एंजाइम्स, जिसे बोलते हैं एक्रोसोमल एंजाइम. जोनालाइसिन्स, हाई एल्यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये सारे एंजाइम्स अभी लिखूंगी नहीं मैं ओवरऑल बता रही हूं कि एक्रोसोम के अंदर वो एंजाइम्स होते हैं. बेटा स्पर्म का काम क्या है? ओवम को फर्टिलाइज करना, oocyte को. बेसिकली ओवम गलत होता है. अगेन एनसीईआरटी इतने कॉन्ट्राडिक्शंस देती है बेटा, मैं क्या बताऊं इस चैप्टर में, खास करके बाकी चैप्टर में इतने कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बट इस चैप्टर में है. मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, अभी से अपना दिमाग मत लगाओ. तो एनीवेज इसका काम क्या है बेटा? जीवन का उद्देश्य क्या है इसका? कि उसको oocyte को जाके पेनिट्रेट करना है, फर्टिलाइजेशन करानी है. अब अगर उसको बेटा oocyte की दीवार को बेटा लांघना है तो उसको काफी सारी दीवारों को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, काफी सारे बैरियर्स को तोड़ के जाना पड़ेगा. oocyte के अराउंड बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, XYZ, ऐसे बहुत सारी चीज होती है जो आपके oocyte के अराउंड होती है. अगर स्पर्म को वहां तक पहुंचना है तो स्पर्म को उसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तो बहुत सारी एंजाइम्स उसको चाहिए. वो सारी एंजाइम्स बेटा एक साथ में कहलाती है एक्रोसिन्स या फिर स्पर्म लाइसिन्स. लाइसिन्स का मतलब होता है तोड़ना. तो स्पर्म लाइसिन्स या फिर एक्रोसिन्स जो होते हैं वो एंजाइम सारे के सारे किसके अंदर भरे होते हैं बेटा? एक्रोसोम के अंदर भरे होते हैं, जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ गोल्गी बॉडी. तो लेट मी राइट अबाउट दिस थिंग कि इट्स अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, derived from Golgi body, filled with enzymes, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्रोसिन्स या स्पर्म लाइसिन्स. लाइसिन्स का मतलब होता है तोड़ना. स्पर्म लाइसिन्स ये क्या करती हैं? helps penetrating through oocyte, got it? ठीक है, दिस इज अबाउट योर एक्रोसोम. दूसरा जो स्ट्रक्चर बेटा आपको दिख रहा है, दैट सेकेंड स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस, जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है? तो एक हो गया आपके पास एक्रोसोम जो आपके स्पर्म को oocyte से पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा. दूसरा हो गया हैप्लॉइड न्यूक्लियस. दीज टू स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद द हेड. आप यहां पे लिख सकते हैं वेरी लेस साइटोप्लाज्म. यहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट होता है बहुत ही कम होता है. फिर आपको बेटा नेक एरिया दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 2 डॉट्स बनाए हुए हैं. एक होता है बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और एक होता है बेटा डिस्टल सेंट्रियोल. आपने 11th में भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल नाम की एक चीज पढ़ी थी ना. प्रॉक्सिमल का हमेशा मतलब होता है बेटा पास, डिस्टल का हमेशा मतलब होता है दूर. तो ऑफ कोर्स बेटा हेड से जो क्लोज आपको सेंट्रियोल दिख रहा है उसे आप प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोल रहे हो. हेड से जो दूर आपको सेंट्रियोल दिख रहा है उसको आप डिस्टल सेंट्रियोल बोल रहे हो. हेड के
पास प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, हेड से दूर डिस्टल सेंट्रियोल। ये दोनों स्ट्रक्चर बेटा किससे एसोसिएटेड है? नेक से एसोसिएटेड है। अब एनसीईआरटी में इनके फंक्शन नहीं दिए हुए हैं कि इनके क्या फंक्शन है, आप चाहो तो लिख सकते हो, बट दिस इज अगेन बेटा अतिरिक्त ज्ञान। इफ यू वांट टू मेमोराइज यू कैन मेमोराइज, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लीव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बेटा आप आगे पढ़ोगे, जब जाइगोट बन जाता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो क्लीवेज डिवीजन नाम की एक चीज पढ़ोगे। क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन होती है ना। तो गिरीश पानी भिजवा देना। तो ग्रीन टी, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करता है बेटा। कई सारे क्लीवेज डिवीजन होते हैं, आप पढ़ोगे भी आगे। फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में जो चीज हेल्प करती है बेटा, दैट इज दी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। और डिस्टल सेंट्रियोल बेटा कौन सी चीज में हेल्प करती है, आप वो देख भी पा रहे होगे। ये जो आपको ये टेल है बेटा, फ्लैजिलेटेड टेल, तो ये सेंटर में आपको जो ये दिख रहा है ना बेटा फिलामेंट, दिस इज द एक्सियल फिलामेंट। दिस एक्सियल फिलामेंट जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, वो आपको इसी डिस्टल सेंट्रियोल से अराइज होते हुए दिख रहा होगा। तो डिस्टल सेंट्रियोल इस सेंटर वाली एक्सियल फिलामेंट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इट मेक्स या इट फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट, दैट्स इट। आप ना भी याद रखना चाहो तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी कहां से मिलती है, तो स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी मिलती है बेटा इसी मिडिल पीस की मदद से। कैसे मैम? क्योंकि मिडिल पीस में होते हैं बेटा ये जो पिंक कलर से आप देख रहे हो, दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रिया। इन द मिडिल पीस बेटा यू हैव 25 से 30 स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, 25 से 30 स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से आपको क्या मिल रहा होता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया से आपको क्या मिल रहा होता है, आपको मिल रही होती है एनर्जी। क्या मिल रही होती है? आपको एनर्जी मिल रही होती है। स्पर्म को मूवमेंट के लिए जो बेटा एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज एक्चुअली गेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया। कितने माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा यहाँ पे? 25 से 30 स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है आपके मिडिल पीस में। इसके अलावा बेटा क्या? फोर्थ पीस, आप फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पीस नहीं, फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट आपका टेल है। टेल ऑफ कोर्स मूवमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बेटा? मूवमेंट में हेल्प करता है। दिस इज ऑफ कोर्स फ्लैजिलेटेड टेल। ये भी 11th में बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपने पढ़ा था कि फ्लैजिलेटेड मूवमेंट आपको कहाँ दिखती है? सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे दिखती है बॉडी में। यूजुअली हर जगह आप जहां पे भी पढ़ते हो मूवमेंट हो रही है, म्यूकस की मूवमेंट या एग की मूवमेंट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सीलिया। बट दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड टेल है जिसके हेल्प से मूवमेंट होती है। स्पर्म की मूवमेंट के ना के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं विप्लैश मूवमेंट। आप कहीं पे हो सकता है पढ़ोगे विप्लैश मूवमेंट। विप्लैश मूवमेंट का क्या मतलब है बेटा? विप्लैश मूवमेंट का मतलब होता है स्पर्म एक तो ऐसे ऐसे तो जा ही रहा है, स्पर्म की टेल ऐसे ऐसे तो जा ही रही है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे वेव्स तो आपको दिख ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी वीडियो देखा हो बेटा स्पर्म की मूवमेंट का, तो स्पर्म की टेल ऐसे ऐसे भी मूव कर रही होती है, ऐसे 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 ऐसे। स्पर्म जा तो ऐसे ऐसे रहा है, लेकिन स्पर्म की जो टेल होती है वो ऐसे ऐसे मूव करती है और बहुत ही फास्ट मूवमेंट करती है। तो काफी फास्ट मूवमेंट करती है, उसी फास्ट मूवमेंट के लिए आप टर्म यूज करते हो बेटा विप्लैश मूवमेंट ऑफ द टेल, दैट्स इट। इसके अलावा आपको बेटा यहाँ पे कोई और चीज नहीं लिखनी है। ये जो सारे स्पर्म लाइसेंस है या एक्रोसेंस है बेटा, इनके नाम में तब आपको लिखवाऊंगी जब मैं फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे आप ना लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, आप को अगर मन है तो आप इस तरीके से बेटा फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि जितने ज्यादा बेटा ज्यादा फालतू के नोट्स बनाओगे वो आपको बाद में बहुत पेन देगा, क्योंकि जो चीज आपने ऑलरेडी लिखी हुई है उसको आप वापस से लिखोगे बेटा, उसको कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। लेकिन फिर भी कई लोगों को अगर मन करे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने हेड में डिवाइड किया, फिर आप लिखोगे हेड में आपने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े, फिर आप लिखोगे बेटा सेकंड पार्ट इसका क्या था, मिडिल पीस, फिर आप लिखोगे मिडिल पीस में कौन कौन सी चीजें, सॉरी सेकंड पार्ट मिडिल पीस नहीं है, सेकंड पार्ट क्या है, नेक, फिर आप लिखोगे नेक में कौन कौन से पार्ट्स आपने पढ़े, फिर आप लिखोगे बेटा मिडिल पीस, फिर आप पढ़ोगे मिडिल पीस में कौन कौन से पार्ट्स थे, फिर आप लिखोगे टेल। इसी तरीके से आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, बट आई थिंक डायग्राम इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, अब देखो स्पर्म हमने पढ़ लिया बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, हमें हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, लेकिन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लेंगे तो मेल वाला पार्ट जो है वो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाने से पहले आई वांट टू टेल यू कि ये जो सीमन है जिसके बारे में मैं बता रही थी बेटा आपको, कि ये सीमन का क्या मतलब होता है।
सीमन का मतलब होता है स्पर्म्स हैं इसमें, और इसमें क्या है, स्पर्म्स के साथ में वो सारे एसेसरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो है, जिसे आप क्या बोलते हो, सेमाइनल प्लाज्मा। जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हो, राइट मेरे बच्चों, क्या बोलते हो आप, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हो। अगर मैं बेटा इस सीमन की बात करूं तो एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि सीमन का पीएच क्या होता है, एल्केलाइन। दूसरा बेटा बोला हुआ है कि वन इजैक्यूलेशन में, जब मेल्स इजैक्यूलेट करें या एक इजैक्यूलेशन में, इन वन इजैक्यूलेशन 2.5 to 5 ml semen is produced, which consists of 200 से 300 million sperms, 200 से 300 million sperms, out of which 60% should have normal shape and size, 60% should have normal shape and size, and 40% of it should show vigorous motility फॉर फर्टिलाइजेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा ये, कि हमने बोला कि इन अ सिंगल एजैक्यूलेशन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीमन दैट इज रिलीज्ड, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, थैंक यू भैया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 5 ml। एक एजैक्यूलेशन में इतना सीमन रिलीज होता है। अब हमने बोला यार देखो, सीमन में एटलीस्ट कितने स्पर्म्स होने चाहिए, नॉर्मली अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसके सीमन में कितने स्पर्म्स होने चाहिए, और वो स्पर्म की शेप एंड साइज कैसी है, उनकी मोटिलिटी कैसी है। क्योंकि अगला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आपको ये बात तो पता ही होगी बेटा कि कई सारे लोगों में, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फिर वो फीमेल हो बेटा, उनमें प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी। आप बोलते हैं इनफर्टाइल फीमेल्स होती हैं, इनफर्टाइल फीमेल होती हैं, मेल्स होते हैं। ऐसे इनफर्टाइल मेल्स किसी भी कारण से बेटा इनफर्टिलिटी हो सकती है, लो स्पर्म काउंट, स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है, स्पर्म का शेप एंड साइज ठीक नहीं है। फिर आईवीएफ की मदद से, या बहुत सारी टेक्निक्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना भी है, जिनकी मदद से हम कपल्स को हेल्प कर सकते हैं। बट एनीवे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर नॉर्मल आप बोल रहे हैं कि किसी में नॉर्मल स्पर्म है, सीमन है, तो एटलीस्ट इतना सीमन रिलीज होना चाहिए जिसमें इतने स्पर्म्स होने चाहिए एटलीस्ट। और इस 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से एटलीस्ट बेटा 60% स्पर्म्स की नॉर्मल शेप एंड साइज, उनकी शक्ल एटलीस्ट बेटा ठीक होनी चाहिए। अगर उनकी शक्ल बेटा गंदी है तो उस साइड कहेगा मेरे को पसंद नहीं आया, ठीक है, उस साइड ऐसा कहेगा ही नहीं बेटा। वो स्पर्म की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, तभी वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। पता चला उसका पूंछ नहीं है बेटा, पता चला उसके सर में एक्रोसोम सही से नहीं बना है, तो नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। एटलीस्ट 60% की मॉर्फोलॉजी ठीक होनी चाहिए, और फिर उस 60% में से भी एटलीस्ट 40% की, उस 60% का 40% जो स्पर्म्स है बेटा, उनकी मोटिलिटी विगरस मतलब अच्छी खासी मोटिलिटी होनी चाहिए। तब जाके बेटा आप कहोगे कि वो इंडिविजुअल हेल्दी है और वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। सो दैट इज द डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। लास्ट जो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो चीज बची हुई है, दैट लास्ट चीज इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका एक फ्लो चार्ट करेंगे, अगेन बहुत ईजी है। अगर 11th खत्म है तो आपको थोड़ा याद नहीं आएगा कि ये 11th में था, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो धुंधला धुंधला याद आएगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको जरा करते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले मैं इसको बना लेती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है।
hypothalamus, then you have posterior pituitary, then you have, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास है GnRH, it is going to produce FSH, follicle stimulating hormone, and another one is luteinizing hormone, LH, acts on Sertoli cell, this acts on Leydig cells, it produces testosterone, it produces, इसके तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसके अलावा ये एक हार्मोन बनाती है जिसे बोलते हैं इनहिबिन। अब मैं आपको जरा बताती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे जरा नेगेटिव फीडबैक देखते हैं। ओहो बेटा, मैंने ये क्या कर दिया बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना है, एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के तो दो ही हार्मोन हैं, वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नहीं होते हैं, वो किसके होते हैं, हाइपोथैलेमस के होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। मैंने गलती से यहाँ पे पोस्टीरियर लिख दिया, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अगर याद आ रहा हो कि खुद के कोई हार्मोन्स नहीं होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, और उसके खुद के कोई हार्मोन नहीं होते हैं, वो हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन्स को स्टोर करता है, ऑक्सीटोसिन को और वैसोप्रेसिन को। वैसोप्रेसिन के बारे में तो तुम पढ़ भी चुके हो बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये ब्लंडर मत कर देना बेटा, ठीक है। कभी कभी मैम मिस्टेक हो जाती है बेटा, इट्स ओके, ठीक है। अभी आप नहीं करोगे नीट एग्जाम में, आपके लिए इट्स ओके नहीं होगा, आपके -1 हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, हार्मोनल रेगुलेशन में क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है बेटा, आप किस तरीके से किसी भी हार्मोन की सिक्रीशंस को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर अगर कोई हार्मोन या कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप उनके सिक्रीशंस को रोक सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फीडबैक मैकेनिज्म्स आपको पता है ना बेटा, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, अगर मैं माइनस लगा रही हूं इसका मतलब क्या है, नेगेटिव फीडबैक। अगर मैं माइनस लगा रही हूं इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है नेगेटिव फीडबैक, किसी चीज को रोकना। अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक से, तो बेटा आप सब भली भांति वो होंगे, इंट्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक है। फीडबैक का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। माइनस लगा रही हूं तो नेगेटिव, यानी कि वो नेगेटिव फीडबैक देने का मतलब है वो किसी को ये सिग्नल दे रहा है कि भाई अब तुम ज्यादा सिंथेसिस मत करो। अगर मैं किसी को पॉजिटिव फीडबैक दे रही हूँ, यानी मैं कह रही हूँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम करते जाओ, ठीक है। अब देखो बेटा, ये चीज आपने 11th में थोड़ी बहुत पढ़ी होनी चाहिए थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको मैं यहाँ पे वैसे भी पूरा ही फ्लो चार्ट बना के मैंने आपको बताया। आपके पास एक ग्लैंड होता है बेटा जिसे आप मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस। और आपके पास एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके दो हिस्से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी का। दिस इज अ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन मैंने लिखा हुआ है GnRH। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GnRH बेटा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एटलीस्ट बेटा मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आपको एटलीस्ट हार्मोन के नाम तो पता होंगे। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH।
GnRH किसका हार्मोन है बेटा? हाइपोथैलेमस का। ये किस पर एक्ट कर रहा है बेटा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट कर रहा है। क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल रहा है कि भाई तुम दो हार्मोन रिलीज करो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनको गोनाडोट्रोफिन्स भी बोला जाता है, इनको गोनाडोट्रोफिन्स भी बोला जाता है। ये भी 11th में पढ़ा होगा। तभी तो बेटा गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से आया बेटा GnRH। GnRH ने बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि भाई तुम दो हार्मोन्स को रिलीज करो। कौन से दो हार्मोन्स? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक तो ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स में बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ FSH किस पर एक्ट करता है और LH किस पर एक्ट करता है। ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स कर देंगे। और जब वो इस पर एक्ट करता है तो वो क्या सिक्रीट कर रहा है, जब वो इस पर एक्ट करता है तो क्या सिक्रीट कर रहा है। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा सर्टोली सेल्स पर एक्ट करती है तो सर्टोली सेल्स अपना काम करती हैं। सर्टोली सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस है बेटा, सिर्फ ये थोड़ी है कि वो इनहिबिन प्रोड्यूस करती है। इनहिबिन एक हार्मोन है। इनहिबिन के अलावा बेटा आपको पता है सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करती है। आपकी ये क्या था वो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स को प्रोड्यूस करती है। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स को प्रोड्यूस करती है। जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स होते हैं वो ऑफ कोर्स स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, स्पेसिफिकली स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। आपको पता है कि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिखी है बेटा, सर्टोली सेल से एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इनहिबिन। और इनहिबिन का काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देना टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ FSH। ये एक लूप बन गया। आपको समझ में आया बेटा? इनहिबिन का काम क्या था? इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। इनहिबिन क्या करता है बेटा? इनहिबिन का काम होता है FSH की सिंथेसिस को रोकना। ये आपको रेगुलेशन याद रखनी है बेटा। इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या ना प्रोड्यूस करे? अब FSH ना प्रोड्यूस करे, FSH ना प्रोड्यूस करे। ऐसा क्यों बेटा? आप कहोगे मैम FSH तो चाहिए सर्टोली सेल्स पर एक्ट करने के लिए। समझो बेटा आपके पास ऑलरेडी स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म्स ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट में है, तो आप उस वक्त में और ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करेंगे, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप रेगुलेट करने के लिए ये वाली मैकेनिज्म चला सकते हैं। ऐसा थोड़ी है बेटा कोई चीज अच्छी है तो आपको बहुत ज्यादा चाहिए। ग्लूकोज भी तो अच्छा है तो आपको बहुत सारा चाहिए, अमीनो एसिड्स भी तो अच्छे हैं बेटा तो आपको बहुत ज्यादा चाहिए क्या बॉडी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चीज बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नहीं, देयर हैज टू बी अ रेगुलेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने के लिए कि स्पर्म फॉर्मेशन ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, उसको रेगुलेट करने के लिए बेटा ये फीडबैक चलता रहता है, ठीक है। तो इनहिबिन का काम होता है समय समय पर एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देना ताकि वो FSH को इनहिबिट करे। लेकिन इनहिबिन सिर्फ बेटा FSH की सिंथेसिस को रोक सकता है। इनहिबिन सिर्फ FSH की सिंथेसिस को रोक रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देके। लेकिन बेटा आप यहां पे अगर देखेंगे ये वाला जो नेगेटिव फीडबैक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपने पढ़ा होगा 11th में, अगर नहीं पढ़ा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पर एक्ट करती है। लेडिक सेल्स कौन से सेल्स है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि FSH का काम होता है आपके सर्टोली सेल्स पर एक्ट करना और स्पर्मेटोजेनेसिस को वो करवाती भी है, और इनहिबिन का काम होता है नेगेटिव फीडबैक। ये बहुत सारी चीजें कर रही होती है। सर्टोली सेल्स के ऊपर जब FSH एक्ट करता है तो सर्टोली सेल्स बहुत सारे फैक्टर्स को प्रोड्यूस करती है, सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाती है, लेकिन उसके अलावा सर्टोली सेल एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है जिसे बोलते हैं इनहिबिन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। यहां ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है आपके लेडिक सेल्स पर एक्ट करना, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पर, जिनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। टेस्टोस्टेरोन भी बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक नहीं देती है, इनफैक्ट बेटा ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अलावा हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो आपको इस फ्लोचार्ट में क्या याद रखना है बेटा कि कौन से ग्लैंड का कौन सा हार्मोन होता है और वो हार्मोन अगले कौन से ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है या किस सेल पर एक्ट कर रहा है, और जिस चीज पर वो एक्ट कर रहा है वो चीज आगे जाके क्या बना रही है। जैसे GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी FSH LH बनाता है, FSH सर्टोली सेल्स पर एक्ट करते हैं, LH लेडिक सेल्स पर एक्ट करते हैं, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं और सर्टोली सेल्स बहुत सारे काम करते हैं, इनहिबिन बनाते हैं। इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन एंटीरियर पिट्यूटरी के अलावा हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकता है।
समझ में आ गई बात बेटा? सो दिस इज दी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ योर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमने हार्मोनल कंट्रोल आज पढ़ा बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का, हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा। मैं एक बार एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कहीं प्लाज्मा, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा। स्पर्म, ऑफ कोर्स स्पर्म क्या है बेटा? एक सेल है। तो ऑफ कोर्स उसके अराउंड, पूरे स्पर्म के अराउंड जो ये मैंने व्हाइट वाली लेयर दिखाई हुई है बेटा, दिस व्हाइट वाली लेयर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं यहाँ पे लेबल कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेल में प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे ही स्पर्म के अराउंड है, अराउंड स्पर्म। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पूरे स्पर्म के अराउंड ही है, सिर्फ यहीं पे नहीं है। ये बात एक ध्यान रखने वाली है आपको। इसके अलावा मेरे को कुछ और बताना है बेटा आपको। चलो ये तो हो गया अराउंड स्पर्म। एक बार एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखो बेटा। एक्रोसोम हो गया, एक्रोसोम गोल्गी बॉडी से डिराइव होता है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। या आपको छोटा सा नेक एरिया दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल यहाँ पे एक ही दिखाया हुआ है, वैसे होते दो ही हैं बेटा, दो ही याद रखने। ये एक्सियल फिलामेंट है बेटा जो आपके डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है। या आपको मिडिल पीस दिख रहा है बेटा, मिडिल पीस में 25 से 30 स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया विच विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर द स्विमिंग, एंड यू हैव गॉट टेल। सो दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब बेटा हम अगली क्लास में क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से पढ़ेंगे, एक तो डायग्राम बेस्ड हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। साथ के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही बेटा मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी देखेंगे और लैक्टेशन भी वहीं पे पढ़ेंगे जहां हम मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर करेंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा तो फीमेल में गेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, oogenesis। फिर हम उसी के साथ बेटा क्या पढ़े, आगे क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेरी बात समझ में आ रही है किस तरीके से आगे का टॉपिक पढ़ना है? लेट्स सी अगली क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कितना पार्ट कवर होता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन बेटा। आई होप कि आप इसी पेस के साथ में पढ़ रहे हैं और आप साथ के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मीट वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते रहें, ठीक है।